Hello friends, this is SP. Welcome to the Manch. We are present here with another new and important session, that is emotional development अर्थात संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, यानी कि सीटेट 2020 जो 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है, उसके लिए हम सीटेट एक्सक्लूसिव सीरीज कर रहे हैं, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट ठीक है हम वन बाय वन कर रहे हैं। तो आज जो हम करेंगे वो रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप तक नहीं जाकर देखा अब तक आपने, तो उसे जाकर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में ही सारी चीजें क्लियर होंगी। पार्ट 1 में हम इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें जो बची हुई हैं। तो आज रहेगा पार्ट 2 इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास का पार्ट 2। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के ऑल ओवर डेवलपमेंट में, चाहे लर्निंग की बात करें, चाहे उसके व्यवहार की बात करें, ठीक है, सभी में, उसकी पर्सनैलिटी की बात करें, सभी में जो इमोशन है, उसके जो भावना है, उसके जो संवेग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कुछ छूट गई थी। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावात्मक विकास के बाद एक और चीज निकल कर आती है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक, पहले की यदि हम बात करें, यानी कि संवेगात्मक विकास में ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कोई टर्म नहीं थी, लेकिन एक और निकल कर आई है जिसे हम EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट कहते हैं। जस्ट लाइक इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंटेलिजेंस में, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या होती है वो, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ यानी कि संवेगात्मक बुद्धि, या फिर संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, यानी कि संवेगात्मक लब्धि, यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट। अब हम बात करते हैं, इस टर्म की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस कहां से निकल कर आई है। तो टर्म सबसे पहले ये टर्म आई 1964 में, ये टर्म निकल कर आई माइकल बेल्डॉक, एक पेपर था। ठीक है, माइकल बेल्डॉक नामक पेपर में जो 1964 में छपा, ठीक, पब्लिश हुआ, उसमें ये बात की गई, यानी कि ये टर्म निकल कर आई इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज नहीं होती थी। हाँ, संवेगात्मक विकास होता था, संवेग होता था, जो ऑल ओवर डेवलपमेंट पे, ठीक है, प्रभाव डालता है। मनोविज्ञान की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज की यदि हम बात करें या टर्म की बात करें, तो 1964 में निकल कर आई। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बिल्कुल प्रारंभ में, तो वो माइकल बेल्डॉक एक पेपर आया 1964 में, ठीक, जब पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर, इन्होंने इसको छापा, यानी इन्होंने बात कही। धीरे धीरे इस पेपर में छपी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद धीरे धीरे इस टर्म का यूज पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने आगे की। कुल मिला के इस टर्म को ये आगे लेकर आए। अब कुल मिला के बहुत हद तक इसका परिचय आ गया कि इस टर्म का कि इमोशनल इंटेलिजेंस नामक भी कोई चीज होती है। 1964 माइकल बेल्डॉक पेपर के बाद, यानी कि पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने इसकी बात कही। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे इस टर्म का यूज होने लग गया भावात्मक विकास में। ठीक, किसी भी व्यक्ति के भावात्मक विकास में या संवेगात्मक विकास में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है, क्योंकि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, यानी कि किसी भी व्यक्ति के खुद के वो कंट्रोल, खुद के इमोशंस, खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को, संवेगों को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से बैलेंस कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि उसकी जो संवेगात्मक बुद्धि है उस पर डिपेंड करता है। इससे पहले से बुद्धि का महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा। क्लियर? तो यहाँ तक 1964 के बाद भी इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म का यूज होने लग गया।
अब बात आती है 1995 यानी कि 1995 की। देखिए 1964 के बीच में और 1995 के बीच में इस टर्म का यूज हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, जो लोकप्रियता मिली इमोशनल इंटेलिजेंस को, वो मिली 1964 की। यदि हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक आई, ठीक है। इस बुक को लिखने वाले थे डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक लिखी 1995 में। अब कुल मिला के विस्तार पूर्वक एकदम एक्सप्लेनेशन दी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने इमोशंस के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लर्निंग या फिर अपने व्यवहार को किस तरह से वो व्यवस्थित कर सकता है। तो यदि हम बात करते हैं 21st सेंचुरी, आज यदि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यदि मनोविज्ञान में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिसने प्राप्त कराई वो डेनियल गोलमैन, या फिर सीधा पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो संबंध है किससे है, वो है डेनियल गोलमैन से। प्रारंभ में यदि हम बात करें तो पेपर छपा, पीटर सॉल्वे एंड जॉन बेयर ने इसके बारे में बात की, ठीक है, इस टर्म के बारे में। लेकिन जो मुख्य रूप से प्रसिद्धि या पॉपुलैरिटी प्राप्त कराई वो कराई डेनियल गोलमैन। आज इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध सीधा डेनियल गोलमैन से, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका संबंध किससे है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखी, तो डेनियल गोलमैन। क्लियर, यहां से बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए 1995 में, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टर्म तो निकल कर आ गए इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि हम चाहते हैं कि अब हमारी लर्निंग, हमारा डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यवहार एकदम सुसंगठित रहे, व्यवस्थित रहे, बैलेंस रहे, हमारे इमोशंस हम पर हावी नहीं हो, क्योंकि लास्ट जो पार्ट कराया था इमोशनल डेवलपमेंट का, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि दो बच्चे हैं, एक ही इमोशन इस दोनों को किस तरह से प्रभावित करता है, एक पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, दूसरे पर सकारात्मक, ठीक है। तो किस तरह से हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। तो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यवहार स्पॉइल ना हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वोशेंट, ठीक है। जिस तरह से आई की होती है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसी तरह से इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी संवेगात्मक बुद्धि। किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति में एक इंटेलिजेंस पाई जाती है जिसे हम संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके थ्रू वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और अपने संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा आस पड़ोस में, आप देखते हैं कि किसी में हाई इमोशंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बात पर। अपने फैमिली में भी आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या मम्मी पापा किस तरह से छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं, तो हाइपर हो जाते हैं, यानी कि इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, यानी जो हाइपर होते हैं, यानी कि हाई इमोशन, उनमें हाई इमोशंस होते हैं, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि उनके इमोशन उच्च रूप से चले जाते हैं, वो उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन कुछ उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे कि किसी बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके जो इमोशंस हैं वो लो होते हैं, ठीक। पहले हमने बात की हाई इमोशंस और फिर लो इमोशंस। जो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सेल टाइप होते हैं, बिना बात के झगड़े करने लगते हैं, वे हो गए हाई इमोशन। और जो लो होते हैं, मतलब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशंस उन पर ज़्यादा हावी नहीं होते। ये दोनों चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्ति के व्यवहार में, डेवलपमेंट, लर्निंग, सभी में यदि किसी व्यक्ति के हाई इमोशन हैं, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता,
बैलेंस नहीं कर पाता अपने इमोशंस को, तो वो अपनी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। यदि उसमें इमोशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, यानी फीलिंग ही नहीं है, तो वो भी उसके लिए बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ किस तरह से एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा हाइपर भी ना हो किसी एक इमोशंस, किसी एक बात को लेकर, या फिर उस पर ऐसा ही ना हो कि फर्क ही नहीं पड़े। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम किस तरह से उसमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, ना तो ज़्यादा हाई इमोशंस हो ना ये, तो यहाँ पे बैलेंस इमोशंस की यदि हम बात करें, बैलेंस इमोशंस। अब दोबारा से देखिए कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, तो उन्हें हम बैलेंस कर सकते हैं। हाई वाले को थोड़ा डाउन कर सकते हैं और लो वाले को थोड़ा अप कर सकते हैं थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी प्रत्येक व्यक्ति में एक संवेगात्मक इंटेलिजेंस होती है, एक संवेगात्मक बुद्धि होती है, यानी हम अपने संवेगों के द्वारा ही अपने प्रत्येक फीलिंग को, प्रत्येक भावना को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात, यहाँ पे बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम के थ्रू आप अच्छी तरह से समझेंगे। यानी आप देख पा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा हाइपर होता है, यानी हाई इमोशन होते हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपने इमोशंस को थोड़ा डाउन करें। ठीक है, उस पर कंट्रोल करें, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा हाई ना हो, हाइपर ना हो। यदि किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा लो हैं, तो वो थोड़े इमोशंस भी दिखाए, थोड़ी फीलिंग लाए, थोड़ी भावना लाए, यानी कि वो अपने इमोशंस को अप करे। कुल मिला के वो अपने इमोशंस को बैलेंस करके चले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट, लर्निंग, व्यवहार, ठीक, सब चीज़ों बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलेंगी। वो इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा, अनुकूलन कर पाएगा, सारी चीज़ें हो पाएंगी। कुल मिला के उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार निखर कर आएगा। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, इमोशंस का ही खेल है लाइफ में, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में। क्योंकि इंसान में इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं, तभी तो इंसान कहलाता है। क्योंकि गाय भैंस में इमोशन नहीं होते, इसलिए उनको पशु कहते हैं। ठीक, तो ये रही एक बात। आई होप यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इमोशनल डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे पार्ट 2 हम कर चुके हैं। ठीक, यदि कोई क्वेरी इमोशनल से डेवलपमेंट से संबंधित, यानी संवेगात्मक विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाती है, तो हम कमेंट में बताएं, हम उसे भी दूर कर लेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के हमने 2 पार्ट किए हैं, उसमें एक चीज़ छूट गई थी, उसे और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो रह जाएगी। ये तो सेशन होता है यहीं पे फिनिश। इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित कोई क्वेरी यदि रह जाती है, तो क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 आज आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जो सीरीज चला रहे हैं, 2 सीरीज चल रही है। एक तो पेडागोजी के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। हम बात कर रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं, उसे डिस्कस करते हैं। ठीक, लैंग्वेज पेडागोजी की यदि हम बात करें, चाहे इंग्लिश पेडागोजी की बात करें, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, जब भी शिक्षा शास्त्र की बात आती है, ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हिंदी में भी, ठीक है, और इंग्लिश में भी। ये लैंग्वेज पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास है, उससे थोड़ी हटके है, ये पेडागोजी की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 2 से 3 टर्म हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोनीम, ठीक है, इसके बाद मॉर्फीन, फ्रेंड्स, फोनीम और मॉर्फीन का जो संबंध है सीधा वर्ड से है, शब्द से। किससे? शब्द से।
ये चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछी जाती है। फोनीम और मॉर्फीम का संबंध क्या है? तो फोनीम और मॉर्फीम दोनों का संबंध वर्ड यानी कि शब्द से है। फोनीम बेसिकली क्या है? यानी कि ये साउंड की सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर? साउंड की यूनिट है कौन सी? स्मॉलेस्ट यूनिट। साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, फोनीम। जैसे चा हो गया, सा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? फोनीम है, साउंड की छोटी यूनिट। इसके बाद यदि हम बात करें मॉर्फीम की, तो इसका संबंध मीनिंग से है। मीनिंग मतलब किसी वर्ड की एक मीनिंग हो गई, मीनिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। दोबारा से देख लीजिए, वर्ड फोनीम और मॉर्फीम दोनों का संबंध वर्ड से है। फोनीम की जब भी हम बात करें, जैसे CH SH यानी चा मा पा, ये सब हो गए सिंगल सिलेबल, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक, क्योंकि वर्ड से पहले साउंड आती है, साउंड के बाद वर्ड बनता है। तो फोनीम का संबंध होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। इसके बाद मॉर्फीम की बात करें तो ये मीनिंग है, ये मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। किसकी? मीनिंग की। वर्ड की कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगी, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई ये। अब दोबारा से देखें, फोनीम का संबंध और मॉर्फीम का संबंध वर्ड से, ठीक, ये स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड की और ये स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग की। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेंटेंस। ये दो ही चीज हैं, इसे देख लेते हैं। सेंटेंस में एक आता है सिंटैक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे वहां से ये छूट गया, सिंटैक्स। और दूसरा है सिमेंटिक्स। जब भी सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का पूछा जाए तो इन दोनों का संबंध है सेंटेंस से, एक वाक्य से संबंध है, वर्ड से संबंध नहीं है। वर्ड की ये बात करें तो मॉर्फीम और फोनीम। सिंटैक्स क्या है और सिमेंटिक्स क्या है? सिंटैक्स की यदि हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी सेंटेंस की संरचना वो स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंटैक्स। इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है। क्लियर? यदि सिमेंटिक्स की बात करें तो ये होती है फ्रेंड्स मीनिंग। मीनिंग मतलब किसी सेंटेंस की कोई एक मीनिंग होगी। सिमेंटिक्स की जब भी बात करते हैं तो वो सेंटेंस की मीनिंग बताता है, और सिंटैक्स की बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर बताता है। तो आई होप यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पहली होगी हमारी फोनीम मॉर्फीम, ठीक है। सेंटेंस की बात करें तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से कुछ चीज़ें छूट गई थी, हमने यहाँ पे डिस्कस की। फ्रेंड्स, इमोशनल डेवलपमेंट का दोनों पार्ट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। यदि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।